नमस्ते। आज के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। कभी आपने फुर्सत में सोचा है कि जिस रियलिटी को या कहें जिस समय को हम हर दिन जीते हैं, क्या हो अगर वो एक बहुत बड़ा इल्यूजन हो, एक लगातार बना रहने वाला भ्रम? याद कीजिए बचपन की वो गर्मियों की छुट्टियां जो लगता था कभी खत्म ही नहीं होंगी, और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी जहां वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। समय हमेशा एक सा क्यों नहीं लगता? आज हम ऊर्जा से भरपूर एक ऐसे सफर पे निकलेंगे जहां हम समय के उस पूरे कॉन्सेप्ट को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जिसे पूरी इंसानियत आज तक एक परम सत्य मानती आई है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समय के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मेट्रोनोम और ताने बाने की पुरानी डिबेट से, फिर दिमाग के अंदर समय के खेल को समझेंगे। उसके बाद इस ब्लॉक यूनिवर्स केक को काट कर देखेंगे। फिर हम बात करेंगे इवोल्यूशन और टाइम ट्रैवल के सच की, और आखिर में कॉस्मिक नॉलेज के लिमिट्स तक जाएंगे। ये हमारी इंसानी सोच से लेकर पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों तक का एक सीधा माइंड बेंडिंग रास्ता है। ओके, तो आइए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द मेट्रोनोम वर्सेस द फैब्रिक। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आखिर ये ब्रह्मांड अपनी घड़ी कैसे सेट करता है? देखिए, विज्ञान के इतिहास में ना इस बारे में एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव रहा है। एक तरफ थे आइजैक न्यूटन, जिनका मानना था कि समय एक एब्सोल्यूट क्लॉक है, मतलब एक कठोर मेट्रोनोम की तरह जो बस टिक 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 करता रहता है। चाहे ब्रह्मांड में कुछ भी हो रहा हो, ये बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलता ही रहेगा। लेकिन दूसरी ओर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने एक रिलेशनल ताने बाने की बात की। आइंस्टाइन का नजरिया था कि टाइम किसी मेट्रोनोम पर नहीं चलता, बल्कि ये संगीतकारों के एक समूह की तरह है जो आपस में तालमेल बिठाकर बिना किसी मेट्रोनोम के म्यूजिक बनाते हैं। यानी घटनाएं और गुरुत्वाकर्षण इस समय के ताने बाने को मोड़ते और खींचते हैं। और पता है, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। कोलोराडो के बोल्डर में दुनिया की सबसे सटीक एल्युमिनियम आयन घड़ियों के साथ एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने इसे साबित कर दिया। जब दो बिल्कुल एक जैसी घड़ियों में से एक को सिर्फ 12 इंच ऊपर उठाया गया, सिर्फ 1 फुट, तो वो नीचे वाली घड़ी के मुकाबले थोड़ी तेजी से चलने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन 12 इंचों में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव थोड़ा सा कम हो गया था। गुरुत्वाकर्षण लिटरली समय को धीमा करता है, और ये ठोस एक्सपेरिमेंट इस बात का सबूत है कि आइंस्टाइन बिल्कुल सही थे। अब फिजिक्स की इस अद्भुत दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं। सेक्शन 2 पर चलते हैं और ह्यूमन बॉडी के सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से हमारे ब्रेन की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, क्या समय सिर्फ हमारे दिमाग का एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है? क्या ये बस एक मानसिक निर्माण है? इसी एक सवाल ने न्यूरोसाइंटिस्ट डेविड ईगलमैन को इतना इंस्पायर किया कि उन्होंने ये समझने के लिए रिसर्च शुरू कर दी कि हम इंसानों के लिए इस वर्तमान यानी नाव का असल में क्या मतलब है। और इसे समझने के लिए उन्होंने कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सब्जेक्ट को एक बटन दबाने को कहा जिससे एक फ्लैशलाइट ऑन होती थी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। उन्होंने फ्लैश में जानबूझकर 1/10 सेकंड का डिले सेट कर दिया। धीरे धीरे सब्जेक्ट का ब्रेन इस डिले का आदी हो गया और उसको लगने लगा कि बटन दबाना और फ्लैश होना एक ही वक्त पर हो रहा है। लेकिन असली जादू तब हुआ जब उस डिले को हटा दिया गया। जैसे ही डिले हटा और सब्जेक्ट ने बटन दबाया, फ्लैश तुरंत ऑन हो गई। पर सब्जेक्ट के दिमाग को क्या लगा? उसे लगा कि फ्लैश बटन दबाने से पहले ही ऑन हो गई थी। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हमारा दिमाग लगातार अपने हिसाब से हमारे वर्तमान को स्टिच करने यानी बुनने का काम कर रहा है। हमारा दिमाग समय के साथ कई तरह के खेल खेलता है। उदाहरण के लिए, जब आप चुटकी बजाते हैं ना, तो प्रकाश और ध्वनि की स्पीड अलग अलग होती है, पर दिमाग उन्हें एक माइक्रोस्कोपिक डिले के बाद परफेक्टली जोड़कर आपको एक साथ दिखाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि हम सब हमेशा थोड़ा सा अतीत में जी रहे हैं। इसके अलावा दुर्घटनाओं जैसी हाई इंटेंसिटी इमरजेंसी में दिमाग इतनी सारी घनी यादें बनाता है कि हमें लगता है जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा था। और तो और अब ये भी माना जा रहा है कि सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियां मूल रूप से इसी टाइम परसेप्शन के टूट जाने का नतीजा है, जहां इंसान अपने एक्शंस और उनके परिणामों के बीच का सीक्वेंस ही भूल जाता है। चलिए दिमाग के इस माइक्रोस्कोपिक लेवल से बाहर निकलते हैं। सेक्शन 3, द ब्लॉक यूनिवर्स केक। अब समय आ गया है संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बड़े स्केल पर देखने का और स्पेस टाइम का नक्शा समझने का। भौतिकी में इस कॉन्सेप्ट को ब्लॉक यूनिवर्स कहा जाता है। आप बस ये इमेजिन कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल केक की तरह है।
इस मॉडल के हिसाब से स्पेस के सारे डायमेंशंस और टाइम के सारे मोमेंट्स, मतलब बिग बैंग से लेकर यूनिवर्स के एंड तक, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सब कुछ एक ही समय पर एक साथ मौजूद है। इस मॉडल में समय बहता नहीं है, वो बस है। अब इस कॉस्मिक केक को काटना बड़ा दिलचस्प है। पृथ्वी पर मौजूद एक इंसान और हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर अल्फा सेंटोरी पर मौजूद कोई एलियन इस ब्लॉक यूनिवर्स को अलग अलग एंगल से काटते हैं। क्योंकि लाइट की स्पीड की एक लिमिट है, इसलिए पूरे यूनिवर्स के लिए कोई एक यूनिवर्सल वर्तमान या अब नहीं है। दूरी और गति के कारण हर किसी का वर्तमान एक अनोखे कोण पर कटा हुआ स्लाइस होता है। और एग्जैक्टली यही वजह है कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बहुत ही पावरफुल बात कही थी, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर केवल एक अड़ियल रूप से बना रहने वाला भ्रम है। ब्रह्मांड के नजरिए से देखें तो सब कुछ पहले से ही मौजूद है। हमें टाइम का बहाव सिर्फ इसीलिए महसूस होता है क्योंकि हमारी इंसानी यादें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करती हैं। हम पास्ट को याद रख सकते हैं लेकिन फ्यूचर को नहीं। अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ मौजूद हैं तो फिर इंसानी दिमाग इस जिद्दी भ्रम को महसूस करने के लिए इवॉल्व ही क्यों हुआ? आइए सेक्शन 4 में इसे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के एंगल से समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फिजिसिस्ट जिम हार्टल ने रोलर हॉकी का एक कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट दिया। सोचिए, एक प्लेयर ने ऐसे चश्मे पहने हैं जो उसे सब कुछ 10 सेकंड्स के डिले से दिखाते हैं। तो जब तक उसको पता चलेगा कि पक कहाँ है, तब तक तो बाकी प्लेयर्स कहीं और निकल चुके होंगे ना। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी जीव का दिमाग अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी मोमेंट्स को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश करेगा तो वो इतने सारे डेटा से ओवरलोड होकर फ्रीज हो जाएगा। जंगल में शिकार करने और जिंदा रहने की क्रूर जरूरतों के चलते प्राकृतिक चयन ने हमारे दिमाग को पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की एक सीधी लाइन वाली कहानी देखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जहाँ बड़े पैमाने पर एवोल्यूशन ने समय को एक सीधी रेखा बना दिया, वहीं माइक्रोस्कोपिक यानी क्वांटम लेवल पर दुनिया एकदम अजीब है। भौतिक विज्ञानी सैंडो पॉपेस्कू का क्वांटम पिजन होल प्रिंसिपल ये सजेस्ट करता है कि क्वांटम लेवल पर भविष्य असल में वापस जाकर अतीत को बदल सकता है। सुनकर अजीब लगा ना? ये सच में एक परेशान कर देने वाली लेकिन रोमांचक डिस्कवरी है जो बताती है कि सूक्ष्म कण हमारी उस लीनियर टाइम की बाउंड्री को मानते ही नहीं है जिसे इंसान सच मानता है। तो क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि अगर समय एक सीधी रेखा में नहीं है और स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या हम वाकई में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? आइए सेक्शन 5 में टाइम ट्रैवल के मैकेनिक्स को समझते हैं। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 148 सेकंड। सुनने में कम लगता है ना, लेकिन ये कोई साधारण संख्या नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री का एक शॉकिंग माइलस्टोन है। रूसी अंतरिक्ष यात्री सर्गेई क्रिकालेव, ये वो इंसान है जो एक्चुअल में फ्यूचर में 148 सेकंड टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। स्पेस में उनकी हाई स्पीड और पृथ्वी की लो ग्रेविटी के चलते उनका समय धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले धीमा बीता। इसका मतलब है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक प्रमाणित वास्तविकता है जो हो चुकी है। लेकिन क्या अतीत में जाना संभव है? अगर हम टाइम ट्रैवल के तरीकों को इवैल्यूएट करें तो फॉरवर्ड ट्रैवल तो हाई स्पीड और ग्रेविटी के जरिए प्रूवन है। लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर में प्रोटॉन्स के साथ भी ये साबित हो चुका है। लेकिन पास्ट में जाने के लिए टिपलर सिलेंडर को इन्फिनिट साइज चाहिए, जो नामुमकिन है। ब्लैक होल में जाना एक वन वे और जानलेवा रास्ता है। वॉर्म होल्स बनाने के लिए एंटी ग्रेविटेशनल नेगेटिव एनर्जी चाहिए, जो अभी हमारी करंट टेक्नोलॉजी से बहुत परे है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? यही कि अतीत की वास्तविक यात्रा के लिए भगवान जैसी तकनीक की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो दूर भविष्य के सुपर कंप्यूटर्स द्वारा बनाई गई वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन ही अतीत का अनुभव करने की हमारी सबसे अच्छी सैद्धांतिक उम्मीद है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, लिमिट्स ऑफ कॉस्मिक नॉलेज। यहाँ हम समय और संपूर्ण ब्रह्मांडी ज्ञान की अंतिम फिलोसॉफिकल बाउंड्रीज पर चर्चा करेंगे। हम मॉडर्न लोग लाइफ को कैसे देखते हैं? एक स्ट्रेट टाइमलाइन, जन्म हुआ, 18 में अडल्टहुड और 80 आते आते द एंड। लेकिन ब्राजील के अमेज़न में रहने वाली अमोंडावा जनजाति का नजरिया पूरी तरह से अलग है। वे जीवन को एक रेखा पर पीछे मुड़कर नहीं देखते, वे बस घटनाओं का अनुभव करते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उनके पास समय के लिए कोई अमूर्त शब्द ही नहीं है। वे ऋतुओं और प्रकृति के चक्रों के आधार पर जीते हैं। ये हमें बताता है कि समय की ज्योमेट्री, जिसे हम परम सत्य मानते हैं, वो भी आंशिक रूप से हमारा अपना एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। अगर हम ब्रह्मांड की बिल्कुल शुरुआत की ओर देखें तो एक बहुत ही इंट्रीगिंग आइडिया है।
कहते हैं कि अर्ली कॉस्मिक प्लाज्मा में शायद समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि तब लाइट पार्टिकल्स या फोटॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ और रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया से लाइट को 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से स्वतंत्र रूप से चलने की आज़ादी मिली, तब जाकर बदलाव को मापा जा सका। मतलब एक तरह से लाइट के आज़ाद होने के बाद ही ब्रह्मांड की घड़ी ने टिक टिक करना शुरू किया। और सुनिए, ब्रह्मांड के ज्ञान को इकट्ठा करने की भी एक अंतिम फिजिकल लिमिट है। भौतिक विज्ञानी टॉम बैंक्स के कॉजल डायमंड प्रिंसिपल के मुताबिक एक मशीन ब्रह्मांड के इतिहास में अधिकतम 10⁻10⁻90 बिट्स का डेटा ही माप सकती है। ये नंबर इतना बड़ा है कि दिमाग चकरा जाए। लेकिन इसका रिजल्ट और भी खौफनाक है। अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन इससे ज्यादा डेटा मेजर करने की कोशिश करती है ना, तो इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही एक ब्लैक होल में ढह जाएगा। नो वे, राइट? तो इन सब के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर इंसानियत इस पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान का सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक अंश ही समझ सकती है, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि ब्रह्मांड अनंत है या नहीं, या फिर वर्तमान का इस नाव का जो हमारा एक लगातार बना रहने वाला भ्रम है, बस वही एकमात्र सच्ची रियलिटी है जो हमारे पास है? शायद समय की अनंतता की चिंता करने से बेहतर है कि हम वक्त के उस अनोखे स्लाइस में पूरी तरह से जिएं जिसे हम आज कहते हैं। और इसी गहरे विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको वास्तविकता और समय को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया होगा।